हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको टालने का कीड़ा बुक सुना रहा हूँ। यह इस बुक का दूसरा चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। हमने चैप्टर 1 में जाना था कि एक एवरेज इंसान की जिंदगी में टाइम तो होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वह अपना टाइम कहाँ दे रहा है। साल के 3120 घंटे हैं उसके पास बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन हमने बात की थी यदि वह इस समय में बुक रीडिंग करें या ऑडियो बुक सुने तो उसकी लर्निंग होगी, और लर्निंग ज़रूरी भी है क्योंकि इंसान की जिंदगी इतनी बड़ी नहीं होती कि हर बार वह खुद की गलतियों से सीखे। यदि कम उम्र में बड़े धमाके करने हैं तो हमें दूसरों की गलतियों से सीखना होता है। अब दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। तो सवाल यह है कि आपका टाइम जाता कहाँ है। आपके पास टाइम नहीं है, यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और जब तक प्रॉब्लम अच्छे से समझ नहीं आएगी हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। ऑनेस्टली बताऊं तो 95% लोगों को यह पता ही नहीं है कि उनका टाइम कहाँ कहाँ जा रहा है। वैसे टाइम को मैनेज करना और उसे ट्रैक करना कोई इजी टास्क नहीं है। टाइम मैनेज करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, लेकिन एक दो दिन बाद सब कुछ छूट जाता है। हम इतने ज्यादा अनकॉन्शियस हैं अपने टाइम को लेकर। अगर मैं बताऊं कि आपका ज्यादातर टाइम यहाँ जा रहा है तो आपको यकीन नहीं होगा। जैसे कि एक रिसर्च से पता चलता है कि ज्यादातर लोग अपने मोबाइल को दिन में 100 बार चेक करते हैं, और कई लोगों का तो इससे ज्यादा बार ही होगा। जबकि लोगों से पूछा गया कि वह अपने मोबाइल को दिन में कितनी बार चेक करते हैं तो उन्होंने 30-40 बार ही बताया। यानी आधे से ज्यादा लोगों को ध्यान ही नहीं है कि उनका ध्यान कहाँ है। मतलब लोगों का ध्यान कहाँ है उस पर ध्यान ही नहीं है। यह कैसे पता चलेगा कि आप कॉन्शियस हो? कैसे पता चलेगा कि आप प्रोडक्टिव हो? आप चीजें फास्ट करते जा रहे हो और आप अपने टाइम को सही तरीके से यूज कर रहे हो या नहीं। तो जब आपको याद हो कि आपका ध्यान कहाँ कहाँ जा रहा है, आपने कल क्या खाया था, आपने कल कितना टाइम काम किया था, और यह सब याद करने के लिए आपको दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि यह सब आपकी आदत बन चुकी है। तब यह मान लो कि आप प्रोडक्टिव हो। जब तक आप प्रोडक्टिव नहीं रहोगे हर साल ऐसे ही खत्म होता जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। यह पता होना चाहिए कि आपको अपने माइंड को अलर्ट कैसे रखना है, अपने अंदर की एनर्जी को मेंटेन कैसे रखनी है, अपने बॉडी को स्ट्रांग कैसे बनाना है, और अपने गोल्स को नज़रों में कैसे रखना है। तब जाकर नए साल के अंत में आप अपने सारे गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने जो सवाल किया था कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, तो सुनिए, जितने भी ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं उनमें सबसे बड़ी चीज़ है मोबाइल। आज के वक्त में आपका जो भी जिंदगी का लक्ष्य है उसे पाने में जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनमें आई एम श्योर मोबाइल भी होगा। मोबाइल के बारे में मेरी कुछ इंटरनेट रिसर्च आपको बता देता हूँ कि अगर यह आपके ऊपर हावी हो जाए तो आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक डिस्ट्रैक्शंस बढ़ सकते हैं, और यह काफ़ी हद तक ये आपके कैरियर को भी इम्पैक्ट करती है। आपके हाथ में यह जो मोबाइल है, क्या आप उसे कंट्रोल करते हो या वह मोबाइल आपको कंट्रोल कर रहा है? जिस तरह कुछ लोग पानी से डरते हैं उसे एक्वाफोबिया कहते हैं, ऊंचाई से डरते हैं उसे एक्रोफोबिया कहते हैं, और जो भीड़ भाड़ से डरते हैं उसे अगोराफोबिया कहते हैं, उसी तरह का यह एक फोबिया है जिसे नोमोफोबिया कहते हैं। यह तब होता है जब मोबाइल आपसे दूर होता है। मोबाइल की वजह से हमारी याद करने की शक्ति वीक होती जा रही है। आज के वक्त में कोई नहीं चाहेगा कि वह 500 मोबाइल नंबर याद करें। बहुत ऑब्वियस सी बात है, वह इसको याद करने के बजाय सेव कर लेगा। लेकिन इस तरह की हमारी कुछ भी लिखकर सेव करने की ऐसी हैबिट बनती जा रही है जिससे हमें कुछ भी याद रखना इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा, जिससे हमारी मेमोरी वीक होती जा रही है। मैं अभी आपको कोई नंबर याद करने को कहता हूँ तो आपके लिए याद करना बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन याद कीजिए आज से 5-6 साल पहले आपके लिए यह याद करना इतना मुश्किल नहीं था। आज के वक्त में पूरे दिन के शेड्यूल में याद करने वाली चीजें कम होती जा रही है। हम किसी चीज को मोबाइल में लिख लेते हैं, रिमाइंडर लगाते हैं, अलार्म यूज करते हैं, कैलकुलेटर यूज करते हैं। ऑलमोस्ट हर डिजिटल कंपनी मोबाइल के थ्रू आपको इस तरह से बांध के रख रही है कि आपको खुद नहीं पता कि अपने मोबाइल का लॉक स्क्रीन किस वजह से ओपन किया था, और फिर आप उसमें कुछ और ही करने लग जाते हो। मोबाइल से जुड़ा हुआ हर प्रोडक्ट जैसे मोबाइल डिवाइस, इंटरनेट, एप्लीकेशंस, सिम, इन सभी कंपनियों का यही टारगेट रहता है कि आप इनका ज्यादा से ज्यादा यूज करें।
आपको पता भी नहीं चलता कि किस तरह से यह कंपनी आपके माइंड को अच्छे से समझ रहे हैं और आपके बिहेवियर को स्टडी करके हर प्रोडक्ट को ऐसा बना रही है जिससे आपका उस चीज से एडिक्शन और बढ़ जाए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फोटो फिल्टर जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस का यूज इतना बढ़ता जा रहा है कि लोगों को नींद ना आने की प्रॉब्लम होती जा रही है। यह एक प्रकार की बीमारी है जिसे इंसोम्निया कहते हैं। बहुत सी रिसर्च और साइकोलॉजी डॉक्टर्स का मानना है कि इन एप्लीकेशंस के यूज से आपके माइंड में डोपामिन केमिकल रिलीज होता है और सिगरेट पीते वक्त भी आपके दिमाग में यही केमिकल रिलीज होता है और आपको उस काम की लत पड़ जाती है, उस काम को बार बार करने की इच्छा होती है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो मोबाइल आपके हाथ में है, जिस मोबाइल से आप इस बुक को सुन रहे हो, अगर आप उसे ठीक से प्रयोग ना करें, अगर वह मोबाइल ही आपको कंट्रोल करने लग जाए, जैसे कि गेम्स, बेवजह की चैट करना, किसी भी वीडियो प्लेटफॉर्म पर यूजलेस कंटेंट देखना, बार बार मोबाइल को चेक करना, यह बहुत ही डेंजरस हैबिट है। यह ड्रग, अल्कोहल, गैम्बलिंग जितनी ही एडिक्टिव है। क्या आपको सच में अपने मोबाइल को सिर्फ कुछ घंटे के लिए अपने से दूर रखने में स्ट्रगल करना पड़ रहा है? क्या आप सोते वक्त अपने मोबाइल को किसी और रूम में रखकर सो सकते हो? अपने आप से पूछिए कि पूरे दिन में आप अपने बेनिफिट के लिए कितने % मोबाइल का प्रयोग करते हो। लगभग 90% से ज्यादा मोबाइल का प्रयोग अपने लत को पूरा करने के लिए कर रहे हो। बाकी का 10% हो सकता है कोई काम हो, क्या हो। अगर मोबाइल का 90% प्रयोग प्रोडक्टिव तरीके से करो और सिर्फ 10% ही टाइम पास के लिए करो तो यही एडिक्शन बुरे से अच्छे एडिक्शन में बदल जाएगी। अगर आपकी प्रॉब्लम इस तरह से हो रही है कि आप चीज़ों को बार बार भूल रहे हो, बातों में बार बार कंफ्यूज हो रहे हो, आलस रहता है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता, बैक पेन करती है, तो कहीं ना कहीं यह मोबाइल के वजह से हो रहा है। नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से हुई स्टडी से पता लगा है कि वह लोग जो अपने मोबाइल में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वह ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। एक और रिसर्च जो कि 2012 में हुई थी, उससे यह पता चलता है कि जो लोग मोबाइल में आए हुए किसी भी नोटिफिकेशन को तुरंत देखते हैं और रिस्पांस करते हैं वह ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं। अब बात करते हैं नींद के बारे में, क्योंकि नींद बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपको दिन में ऊर्जा नहीं रहती है, थका हुआ महसूस होता है, अगर बेवक्त बार बार नींद आती है, इसका मतलब है आपने रात की नींद ठीक से नहीं ली। क्वालिटी नींद न लेने से ब्रेन मेमोरी पर बहुत फर्क पड़ता है। जितने भी लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं उनमें से अधिकतर लोग अपने मोबाइल को साथ लेकर ही सो जाते हैं। अब आप कहेंगे इसमें चिंता की बात कहाँ है? तो चिंता की बात यह है कि सितंबर 2015 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, कहती है कि आप जो चाय या कॉफी में मिला हुआ कैफीन लेते हो वह आपकी नींद इतना डिस्टर्ब नहीं करता जितना कि मोबाइल की ब्राइट लाइट रात के समय करती है। अगर आपकी आदत रात में मोबाइल यूज करने की है तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, जिससे आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही। लेकिन वह तो भला हो हमारे अंदर का मेलाटोनिन का, जो हमें यह बताता है कि हमारा टाइम हो चुका है सोने का और हमें नींद आ जाती है। हार्वर्ड की रिसर्च से यह पता चला कि ब्लू लाइट जो मोबाइल के डिस्प्ले में होती है वह मेलाटोनिन को रोक देती है। उसी वजह से आपको नींद आने में तकलीफ होती है। नींद के बारे में इतनी रिसर्च इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नींद डिस्टर्ब होने से इंसान की लाइफ किस किस तरीके से बर्बाद हो सकती है, इसके बारे में लोगों को लगभग तब पता लगता है जब वक्त हाथ से निकल चुका होता है, जब नींद की दवाइयों की जरूरत पड़ चुकी होती है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो आपको अजीब लगेगी, वह है बैक्टीरिया। एक बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना ने की और पता लगाया आपके टॉयलेट पर जो बैक्टीरिया होते हैं उससे 10 गुना ज्यादा बैक्टीरिया आपके मोबाइल पर होते हैं। और आप खाना खाते समय भी मोबाइल का प्रयोग करते हो। टॉयलेट तो आप रेगुलर क्लीन करते हो, लेकिन मोबाइल जैसी चीज को आप क्लीन भी नहीं करते। आपके मोबाइल को बार बार हाथ लगाने की आदत आपको कब कब बीमार कर रही है यह आपको भी नहीं पता। फैमिली फ्रेंड्स की अगर हम बात करें तो हम अपनों से दूर होते जा रहे हैं। पड़ोसियों के नाम तक नहीं पता, गली के फ्रेंड से ढंग से कब बात की थी यह भी नहीं पता। लेकिन दूर रह रहे ऐसे इंसान से हम घंटों तक बातें करते हैं, जो हो सकता है सिर्फ इसलिए बात करता हो क्योंकि उसको भी मोबाइल की लत है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड की रिसर्च कहती है
हम स्मार्टफोन के यूज से सेल्फिश बन जाते हैं और सोसाइटी से दूर हो जाते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत ज्यादा नुकसान हैं, जो कि धीरे धीरे आपको अंदर ही अंदर मार रहे हैं। इससे फायदा सिर्फ टेक्नोलॉजीज कंपनी को हो रहा है, जो हो सकता है खुद इतना मोबाइल यूज नहीं करते हो और खुद अपनी हेल्थ पर पूरा ध्यान देते हो। एक सिगरेट बेचने वाला जरूरी नहीं कि वह भी स्मोकिंग करता हो, तो सावधान रहो। अगर इसी तरह हेल्थ की 12 बजाते रहे और आप सफल हो भी गए तो धीरे धीरे ऐसा वक्त आएगा कि आपके पास पैसा, नाम, यह सब चीजें होंगी। आपने शादी भी उसी लड़की से कर ली जिससे करने के लिए आपके घर वाले रोक रहे थे, तब भी अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपकी हेल्थ आपके हाथ से जा चुकी होगी। जो भी न्यू ईयर में आप करना चाहते हो उसमें से एक यह मोबाइल भी है, जो आपको आपके गोल्स की तरफ जाने से रोक रहा है। हो सकता है आपको कभी कभी बेवजह बुरा फील होता है, वह ज्यादा मोबाइल फोन यूज करने की वजह से हो रहा है, क्योंकि आपके दिमाग की पूरी तरह से 12 बज चुकी है, जिसकी वजह से आप न्यू ईयर पर बनाए गए गोल्स पर काम नहीं कर सकते। तो जो मैंने सवाल पूछा था कि आपके साल के बचे हुए 3120 घंटे कहाँ वेस्ट हो रहे हैं, शायद इसमें मोबाइल एक बड़ा रीजन है। इसलिए मुझे इतनी रिसर्च बतानी पड़ी ताकि आप डरो, आपको फिक्र हो, आप अपने मोबाइल के यूज को कंट्रोल करो अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि मोबाइल आपको यूज करें आपके गोल्स से दूर करने के लिए। अब बात करते हैं आपकी एनर्जी, माइंड और बॉडी के बारे में। यह सारा जो खेल है वह अपनी ऊर्जा को एनलाइज करने का, अपनी बॉडी और माइंड को समझने का है, और फिर देखो कि आपके पास जो टाइम है उस टाइम में अपने गोल्स को कैसे प्राप्त कर सकते हो। यदि आपके अंदर ऊर्जा नहीं रहेगी तो आप प्रोडक्टिव कैसे रहोगे, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, दिन को भी नींद जैसा फील होगा। जैसा कि मैंने बुक की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपके पास 3120 घंटे एक साल में बचते हैं, जिसे आप बुक रीडिंग में लगा सकते हो, जिसे आप दूसरे प्रोडक्टिव कामों में लगा सकते हो, जिसे आप एक्स्ट्रा इनकम के कामों में लगा सकते हो। लेकिन इन सब कामों के लिए आपके अंदर एनर्जी तो रहे, मोटिवेशन तो रहे। अब यह ऊर्जा कहाँ से आएगी वह मैं आपको बताऊंगा। तो अपनी ऊर्जा लगानी है माइंड और बॉडी में, वह भी शेड्यूल बनाकर कि मुझे इस टाइम में यह चीजें करनी है। सारी चीजें नजरों में होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि कल प्लानिंग बनाई और आज भूल गए। पहले गोल को समझना होता है, गोल को तोड़कर छोटे छोटे पार्ट में बांटना होता है। तो बताइए आपके गोल्स क्या क्या हैं? बताइए आप अपने आने वाले एक्स्ट्रा 3120 घंटे कहाँ दे रहे हो? हमेशा की तरह ये आपको पता ही ना हो कि आपका एक्स्ट्रा टाइम कहाँ जा रहा है, या फिर अब आपको आने वाले पूरे टाइम को ट्रैक करना है, गोल्स सेट करने हैं, शेड्यूल बनाना है। क्या आपने वो सारे गोल्स छोटे छोटे पार्ट में बांटे? अपने गोल्स को छोटे छोटे पार्ट में बांटना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप छोटे से गोल को भी प्राप्त कर लेते हो तब आपको खुशी मिलती है कि मैंने कुछ किया, और फिर आपके अगले गोल पर मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलती है, ऊर्जा मिलती है। आइए समझते हैं इस बॉडी और माइंड को। चलिए प्लेन का एग्जाम्पल लेते हैं। जब तक किसी प्लेन को पूरी तरह से ठीक नहीं करेंगे तब तक उस प्लेन को उड़ा नहीं सकते। फिर देखते हैं कि एनर्जी कहाँ से आएगी, यानी प्लेन उड़ाने के लिए फ्यूल कहाँ से आएगा। फिर बताऊंगा प्लेन उड़ाना कहाँ है, पहले कैसे उस प्लेन को ऊपर ले जाना है, कैसे हवा में रखना है, इसका मतलब कैसे अपने छोटे छोटे गोल्स को प्राप्त करने हैं। फिर बताऊंगा कैसे टाइम की भी प्लानिंग करनी है, कैसे राइट टाइम पर ही प्लेन को नीचे लैंड करवाना है, कैसे शेड्यूल फॉलो करने हैं कि जिसके बीच में आलस नहीं आएगा, जिसके बीच में टालने की आदत नहीं आएगी, शुरुआत कहाँ से करें यह कंफ्यूजन नहीं होगा, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं आएगी, मोटिवेशन की कमी नहीं आएगी। तो इस बुक से सीखेंगे कि पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली फिट रहते हुए लाइफ के गोल्स को एक के बाद एक प्राप्त करते हुए कैसे जिए। मैं आपको जो चीज बताने वाला हूँ वह आपके लिए लाइफ चेंजिंग है। चलिए शुरू करते हैं। अब तक आपने जितने भी मिस्टेक्स की है, जितना भी टाइम वेस्ट किया है, अब ठीक से सारी चीजों को करते हैं। मैं साथ हूँ और मैं भी इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अपने भी बहुत से गोल्स हैं जो मुझे प्राप्त करना है। तो आइए दोस्तों, हम सब साथ मिलकर अपने गोल्स को प्राप्त करते हैं प्लानिंग के साथ। लेकिन यह चीज कर कौन सकता है?
इसके लिए आपको क्या चाहिए? क्या आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको रोक रही है? क्या आप हाउसवाइफ हैं इसलिए आपके पास टाइम नहीं है? क्या आपको अपने सपनों पर काम करने से आपके घर वाले या समाज रोक रहे हैं? तो मेरे पास इसका जवाब नहीं है। मेरे पास तो बस एक सिचुएशन है जो कि मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। उसके बाद आप खुद डिसाइड करो कि अगर आपके साथ ऐसा हो तब भी आप यही बहाने लेकर आते हो तो वह सिचुएशन है क्या हो? अगर आपके पास केवल 6 महीने हो जीने के लिए, आपकी लाइफ 6 महीने बाद खत्म होने वाली है, क्या आप 10 साल में जो बनने वाले हो केवल 6 महीने में बन सकते हो? जब आपको पता चल जाएगा कि आप 6 महीने में मरने वाले हो तो क्या आप अपने कोई भी सपने को अधूरा छोड़ोगे? आप अपने टैलेंट को यूं ही वेस्ट जाने दोगे? क्या आप यह सोचोगे कि मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मुझे तो घर के काम भी करने होते हैं? क्या आप अपनी छोटी सी उम्र की वजह से रुके रहोगे? क्या आप खुद को जाने बिना ही मर जाओगे? क्या आप डेथ बेड पर यह सोचते सोचते मर जाओगे कि मैं कुछ नहीं कर सका, बस लेकिन लेकिन करता रहा और अब काश काश करके मर गया? नहीं ना। जब आपको पता चल जाएगा आपके पास लिमिटेड टाइम है, क्या तब आपका टाइम मोबाइल में वेस्ट होगा, सोशल मीडिया में वेस्ट होगा? तब क्या आपको सुबह 5 बजे उठने में परेशानी होगी? तब क्या आपको सप्ताह के 40 घंटे काम करने में दिक्कत होगी? तब क्या आप एक्टिव फील नहीं करोगे? जब सिर्फ 6 महीने बचे हैं तब क्या आप अपने को यह बोलोगे कि मेरी तो हालत टाइट है? आपके गोल्स को, आपके सपने को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने टाइट हो, आपके पास 6 महीने हो केवल। क्या तब आपको स्ट्रांग होने के लिए मोटिवेट करना होगा या मोटिवेशन आपके अंदर से आएगा? अगर आपको न्यू ईयर में सच में कुछ बड़ा करना है और उस बड़े करने की वैल्यू आपको समझ आ जाए, सिर्फ तभी आप अपने टाइम की वैल्यू को समझ सकते हैं। और आप तब तक टाइम वेस्ट करना बंद नहीं कर सकते जब तक कि आप अपने टाइम की वैल्यू नहीं कर लेते। जिस तरह खुद से कमाया हुआ पैसा कोई वेस्ट नहीं करना चाहता, जब तक घर वाले कमा कर दे रहे हैं उसकी वैल्यू नहीं पता। जब खुद के मेहनत से कमाते हैं तब समझ आता है और फूंक फूंक कर चीजें खरीदते हैं और खर्च करते हैं। लेकिन क्या आप अपने टाइम को भी फूंक फूंक कर खर्च कर रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। मैंने सबसे पहले कैलकुलेट करके बताया था कि आपके पास कितना टाइम एक्स्ट्रा बचता है जो कि 3120 घंटे था, और बताया था कि इसमें केवल ऑडियो बुक सुनो तो आप साल में 520 ऑडियो बुक कंप्लीट कर सकते हो। और मैंने बताया था कि बुक रीडिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका टाइम बचता है और दूसरों के लाइफ एक्सपीरियंस से सलूशन मिल जाते हैं और खुद गलती करने से पहले संभल जाते हो। फिर मैंने बताया था कि आपका बचा हुआ टाइम कहाँ जा रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट लोग अनकॉन्शियस होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है वह अपनी लाइफ में कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने बताया था कि अगर आपकी लाइफ में केवल 6 महीने ही बचे हुए हों तब आप टाइम की जिस तरह से वैल्यू करोगे वह बहुत ही अलग होगा। लेकिन क्या बुक पढ़ना ही सब कुछ है? सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ है। आज अगर आप यह बुक पढ़ रहे हो तो आपको कितनी ऐसी बातें पढ़ने को मिल रही है जो पहले आपको पता भी नहीं थी। लेकिन क्या सीखना ही सब कुछ है? चलिए यहाँ मैं समझाता हूँ क्यों हम जो भी सीखते हैं वह अप्लाई नहीं कर पाते, और अप्लाई करे भी तो कैसे। मैंने तो यह बता दिया कि आपका इतना टाइम बचता है, इसकी जगह आप बुक पढ़ सकते हो पर उसे अप्लाई भी तो करना होगा ना। अब मैं आपको नॉलेज, हैबिट और ब्रेन पावर के बीच का कनेक्शन बताता हूँ। जब आप कोई नई चीज सीखते हो बुक से, इंटरनेट से या फिर कहीं से कोई लेसन सीख लेते हो तो वह आपको कब तक याद रहेगा, वह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी ब्रेन मेमोरी कैसी है। और सबकी ब्रेन पावर अलग होती है। लेकिन भूलेंगे सब, कोई जल्दी भूल जाएगा, कोई लेट भूलेगा, इंसान भूलता ही है। इसी वजह से अकाउंटेंट सब्जेक्ट बनी है, वरना लिखकर हिसाब क्यों करते। तो नॉलेज आप कोई भी ले लीजिए, एक टाइम के बाद चाहे 10 साल बाद आप उसे भूल ही जाओगे। अब ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूँ। अब आप नॉलेज को अलग नज़र से देखोगे कि वह क्या है। जब तक कोई चीज़ जिसे आपने सीखी है उसे आदत नहीं बना लेते तो उसे आप भूल ही जाओगे, और अगर आपने उसे आदत बना ली तो उसे आपको याद रखने का प्रेशर ही नहीं रहेगा। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं
हर ज्ञान को जब भी लो, भूलने से पहले उसे अपना लो, उसे आदत में डाल दो, या अगर लगे कि वह आपके काम का नहीं है तो भूल जाने में कोई दिक्कत नहीं है। जब किसी सीखी हुई बात को हैबिट में कन्वर्ट करते हो तब आपको बहुत से फायदे होते हैं। पहला, एक तो उसे बार बार याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब वह आपकी हैबिट बन चुकी है। उसे करना आप भूलोगे नहीं। जैसे कि आपकी बुक पढ़ने की आदत, यूट्यूब पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने की आदत, अपनी लाइफ को लिखकर एनालाइज करने की आदत, यह सब अगर अपनी आदत में जोड़ दे तब आपको यह करना ही नहीं पड़ेगा। आप अपने आप इसे करने बैठ जाओगे और आप ऑटो पायलट में यह चीजें करोगे। दूसरा, जब कोई काम आपकी हैबिट बन जाती है, जैसे यहाँ मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, सुबह जल्दी उठने का, अगर यह आपकी हैबिट बन गई है तो आपको रोज रोज एनर्जी और मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बार बार किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपको चार्ज्ड अप करें, आप यह अपने आप करोगे। तीसरा, जब वह चीज आपकी हैबिट बन जाती है तो उसे करने में आपका दिमाग नहीं थकता, क्योंकि कोई भी काम होता है, जैसे बाइक चलाना आपकी हैबिट है, तब उस बाइक को चलाने में आपको ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुका है। उसे अब कंटिन्यूअसली करना नहीं पड़ता, जिससे आपके दिमाग की ऊर्जा यूज नहीं होती और आपका दिमाग नहीं थकता। इस बुक से जो भी आप सीख रहे हो वह एक न एक दिन भूल जाओगे। इसका फायदा आप सिर्फ तब ले सकते हो जब आप इम्प्लीमेंट कर लो इसे। भूलने से पहले कुछ अपने काम की बात को अपनी आदत में जोड़ लो। तो कोई भी ज्ञान जब आपको पता होता है, उसे आदत में डालने में कौन सी चीज आपको रोक रही है? हो सकता है वह आदत इसलिए नहीं बन रही क्योंकि आपके अंदर से उसे रोज रोज करने की विल पावर नहीं है। जैसे जिम जाना आपको अपनी आदत बनानी है, लेकिन वह आदत नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि एक न एक दिन आपकी विल पावर कमजोर हो जाती है। यह मन चेंज क्यों हो जाता है, माइंड चेंज क्यों हो जाता है? क्योंकि एनर्जी नहीं रहती, हम थक जाते हैं, एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, मोटिवेशन नहीं रहता। यह क्यों होता है, यह जानने के लिए हम समझते हैं इस दिमाग को, इस बॉडी को, कि आपके ब्रेन में ऐसे क्या केमिकल्स है जिसकी वजह से आपको हर बार अलग अलग फील होता है। जब कोई भी काम करने के लिए आप मोटिवेटेड होते हो तब आपके ब्रेन में क्या चल रहा होता है, और जब आप निगेटिव हो जाते हो, कुछ भी करने का मन नहीं करता, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है। अब इसे समझते हैं, क्योंकि जितना आप अपने दिमाग को समझ पाएंगे उतने अच्छे से आप इसे कंट्रोल कर पाएंगे और उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आप अपने गोल्स को प्राप्त कर सकेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं बॉडी और माइंड की। इस बुक का ये वाला पार्ट थोड़ा और ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि यह हर बार टालते जाना, काम करने का मन नहीं होना, शुरू में एक्साइटेड होना, फिर बाद में मन नहीं लगना या फिर आलस का आना, यह सब क्यों होता है, अब यह सबको समझ आने वाला है। एक कामयाब इंसान का दिमाग कैसे काम करता है वह मैं आपको साइंस के लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। इंसान के खुश होने के रीजन साइंटिफिक तरीके बताने वाला हूँ कि खुशी के वक्त आपके दिमाग में क्या हो रहा होता है और कैसे आप खुशी को बढ़ा सकते हो, यह भी बताने वाला हूँ, क्योंकि खुश रहोगे तभी तो अच्छे से काम कर पाओगे। मेरा खुश रहने का मतलब है प्रोडक्टिव फील करना, कि जब आप खुश रहोगे तभी आप प्रोडक्टिव रहते हो और माइंड अच्छे से वर्क करता है और आप काम करने के लिए मोटिवेटेड होते हो। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि दिमाग काम कैसे करता है, दिमाग में ऐसा क्या होता है जिससे हम खुशी या दुख का अनुभव करते हैं, कैसे कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में इतना कुछ कर लेता है जबकि दूसरे नहीं कर पाते। तो अगला पार्ट जरूर सुनें।